नमस्कार। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। उस दिन भारत में 565 रियासतें थी, अर्थात 565 राजा, महाराजा, नवाब, निजाम इत्यादि भारत पर शासन करते थे। हम निसंदेह कह सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत अखंड नहीं था, कई खंडों में बंटा हुआ था, जिस पर अलग अलग व्यक्ति शासन करते थे। 15 अगस्त 1947 से पहले 1526 में इब्राहिम लोदी दिल्ली के शासक था और बाबर से पानीपत के प्रथम युद्ध हारने के बाद मुगलों का शासन शुरू हुआ। दिल्ली सल्तनत पर मुगल बैठे और उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। कुल मिलाकर के 421 वर्षों तक भारत या तो मुगलों का गुलाम रहा या अंग्रेजों का गुलाम रहा। इसका मूल कारण यही था कि 565 जो रियासतें थी, भारत एकजुट हो नहीं पाया और अलग अलग राजाओं ने अलग अलग प्रकार से या तो युद्ध लड़ा या फिर विदेशी आक्रमणकारियों के साथ मिल गया। जो भारत के वीर थे, भारत के जो महान योद्धा थे, विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ना चाहते थे, उसे हराने के लिए भारत के ही लोग, भारत के ही राजा विदेशी आक्रमणकारियों के सहयोग करने लगे। यह है 421 वर्ष की कहानी। किंतु पिछले 2000 वर्ष की कहानी अगर हम देखें, भारत का इतिहास देखें, भारत का इतिहास समृद्ध रहा है, लेकिन अखंड कभी नहीं रहा। जिस समय सिकंदर महान भारत पर हमला किया था, उस समय भी भारत कई खंडों में बटा हुआ था, अर्थात कई रियासतें थी, कई राजा, महाराजा, नवाब, निजाम इत्यादि शासन करते थे। एक भारत, अखंड भारत नहीं था। सबसे पहले आचार्य चाणक्य ने अखंड भारत की कल्पना की और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर अखंड भारत बनाने को, अपने सपनों को साकार करने के लिए अपनी पूरी जीवन खपा दे। कुछ हद तक आचार्य चाणक्य ने अखंड भारत का निर्माण कर भी दिया, किंतु तब भी भारत अखंड नहीं हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार प्रयास किए, उस समय भी भारत अखंड नहीं हुआ, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य के पोता और बिंदुसार के पुत्र भारत के महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने भारत को अखंड किया। एक अशोक ही है जिसके साम्राज्य पूरे अखंड भारत में था। उसके बाद फिर भारत खंड खंड में बंटना शुरू हुआ और धीरे धीरे कई खंडों में बंट गया। यह है हमारा भारत, हमारे भारत का इतिहास। कभी भी हमारा भारत अखंड नहीं रहा। अगर आज मैं बात करूं 2026 की, तब भी हम कहते हैं पीओके ले लेंगे और अखंड भारत बनाएंगे, अर्थात आज भी हमारा भारत अधूरा है, अखंड नहीं। यह हुआ हमारे भारत का। किंतु मैं इस विषय पर वीडियो बना रहा हूं, हम भारत के लोग और हमारा भारत। हमारा भारत का जो इतिहास था वह मैंने बेहद संक्षिप्त में प्रस्तुत किया, किंतु हम भारत के लोग का जो इतिहास है उसे भी आप संक्षिप्त में सुन लें। हम भारत के लोग मुट्ठी भर आक्रमणकारियों से हार जाते थे, तभी तो
कई सौ वर्ष विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे भारत पर शासन किया। हम भारत के लोग क्या वीर नहीं थे? गलत है। हम भारत के लोग वीर थे, वीर हैं और हमेशा ही संसार में सबसे वीर रहेंगे। किंतु हार क्यों जाते थे? तो हारने का मूल कारण जो था वह एक बड़े तबके को, भारत के जो निवासी थे, भारत की जो जनसंख्या थी, उसमें से बड़े तबके को, एक बड़ी जनसंख्या को युद्ध से बाहर कर दिया जाता था, अर्थात लड़ने ही नहीं दिया जाता था। हमारे भारत के राजा, निजाम, नवाब, महाराजा जो सेना बनाते थे वही सेना लड़ता था और वही हार जाता था, वही जीत जाता था। भारत की जो आबादी थी, भारत की जो आम जनता थी, उसे लड़ने से रोक दिया जाता था और इसका मूल कारण था छुआछूत, जाति प्रथा, भेदभाव। जो बड़े जाति के लोग थे, जिसे क्षत्रिय कहा जाता था, वह लड़ते थे, युद्ध में अपना सर्वस्व लुटा देते थे, वीर थे। किंतु एक आम आदमी पहले से ही लड़ना नहीं जानता था, उसे भयभीत किया जाता था, उसका शोषण किया जाता था। अब भला विदेशी आक्रमणकारी जब आक्रमण करते थे और अचानक उसे लड़ना पड़े तो वह कैसे लड़ेगा? एक डरा हुआ आदमी किसी से कैसे लड़ेगा? एक कारण ये था, जो सबसे बड़ा कारण था, कि जब विदेशी आक्रमणकारी आते थे, आक्रमण करते थे, तो भारत का आम आदमी डर जाता था, लड़ता नहीं था। दूसरा कारण था, एक आम आदमी अपने राजा के प्रति समर्पित था या अपने राज्य के प्रति, अपने रियासत के प्रति समर्पित था। दूसरे रियासत पर कोई विदेशी आक्रमणकारी हमला किया हो और उस रियासत की जनता लड़ रही हो, तो दूसरे राजा जब तक उसका समर्थन नहीं करेंगे, उनके राज्य की जनता, उनके रियासत की जनता उस दूसरे रियासत में जाकर नहीं लड़ेगी, या उनके राजा जब तक यह न कहें कि हाँ, इस युद्ध में हम उनके साथ हैं, तब तक उनकी सेना दूसरी रियासत के राजा या निजाम के साथ मिलकर युद्ध नहीं लड़ेगी। अर्थात दूसरा कारण यह था कि हम भारत के लोग, भारतवासी कहते थे कि हम भारत के लोग हैं, किंतु रियासतों में बंटे होने के कारण एकजुटता नहीं थी भारत में, और इसलिए कोई विदेशी आक्रमणकारी आता था, किसी छोटे निजाम को, किसी छोटे नवाब को, किसी छोटे राजा महाराजा के जब उसके साथ युद्ध करता था, तो वह केवल खुद लड़ता था राजा अपनी सेना के साथ, या कोई सहयोगी छोटा मोटा मिला तो उसके साथ मिलकर के सामना करता था। पूरा भारत एकजुट होकर के नहीं लड़ता था, इसलिए हम गुलाम रहे। दो कारण, एक, भारत की आम जनता या तो लड़ना नहीं चाहती थी या लड़ाई से दूर रखा जाता था छुआछूत के कारण से, और दूसरा, एकजुटता नहीं थी पूरी भारत में, इसलिए हम गुलाम रहते थे। एक कारण यह भी था कि हम भारत के लोग अध्यात्म में ज्यादा रुचि रखते थे। शुरू से भारत का इतिहास देखा जाए तो अध्यात्म की बड़ी बड़ी पुस्तकें, ग्रंथें मिल जाएगी, किंतु विज्ञान के प्रति भारत के लोगों में कम रुचि थी। भारत के पास विज्ञान के लिए जो समय चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, नहीं था। आज भी हम अध्यात्म में विज्ञान को खोज लेते हैं, हम बताते हैं इस आध्यात्मिक पुस्तक को, इस धार्मिक ग्रंथ को आप देखिए, इसमें
पूरे विज्ञान को दिखाया गया है, किंतु क्या उससे हम वैज्ञानिक शोध कर पाए? क्या उससे हम विज्ञान के क्षेत्र में कुछ तरक्की कर पाए? इसका उत्तर अगर आप खोजते हैं तो मेरे ख्याल से शून्य आता है। जो भी आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं भारत के पास, निसंदेह दुनिया में सबसे पहले हमारे पास विज्ञान और अध्यात्म दोनों के पुस्तकें उपलब्ध हैं। किंतु विज्ञान में जो प्रगति होनी चाहिए हमने नहीं किया, भारत के लोगों ने नहीं किया। अध्यात्म में प्रगति की किंतु विज्ञान में नहीं की। इसलिए जो विदेशी आक्रमणकारी आते थे उनके पास आधुनिक हथियार होते थे और हम भारत के लोगों के पास वही पुराने बाबा आदम के तलवार, भाला, तीर, कमान, जबकि मुगलों के पास बंदूक और तोप जैसे आधुनिक हथियार होते थे। इसलिए भी हम हार जाते थे। ऐसा नहीं है कि हमने विज्ञान में कुछ नहीं किया। विज्ञान में भी हमारे भारत के लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, संसार को रास्ता दिखाया है। किंतु जितना अध्यात्म में किया उतना विज्ञान में नहीं किया। अध्यात्म में हम महागुरु हैं, विश्व गुरु हैं, किंतु विज्ञान में हमारी नंबर कितने संसार के देशों के कितने बाद हमारा आता है, इसका उत्तर संभवतः मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि विज्ञान में आज भी हम बहुत पीछे हैं। एकता की कमी थी। हमारे अपने ही राजा आपस में ही लड़ते थे और इसका फायदा विदेशी आक्रमणकारियों को मिलता था। छुआछूत के कारण एक आम जनता युद्ध में नहीं भाग ले पाती थी, क्योंकि उसे रोका जाता था कि तुम युद्ध के लायक नहीं हो, तुम लड़ने के लायक नहीं हो। इसलिए हम संगठित नहीं हो पाते थे और विदेशी आक्रमणकारी आते थे, हमें लूट कर चले जाते थे। हमारे राजा के पास जो छोटे छोटे रियासतें थी उनके पास बहुत कम संख्या में सेना होती थी और वो सेना हार जाती थी। इसलिए हम कई 100 वर्षों तक गुलाम रहे। भारत की आज़ादी जो 15 अगस्त 1947 को मिली थी, वह इसलिए मिली थी कि आम आदमी संगठित होकर लड़ना शुरू किया था अंग्रेजों से। शुरू में 1857 की क्रांति देखें तो एक आम आदमी की भूमिका उसमें कम थी। 1857 की क्रांति में आम आदमी की भूमिका बहुत कम थी। मंगल पांडे जी ने शुरू किया। झांसी की महारानी वीरांगना लक्ष्मीबाई ने 1857 में अंग्रेजों का जिस तरह से विरोध किया, किंतु आम आदमी की जो सहभागिता है बहुत कम है। हमारे महान महान शहीद हैं, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, महात्मा गांधी इत्यादि बहुत सारे हैं, किंतु ये वो लोग थे जो गिने चुने लोग थे। उसमें भारत की आबादी करोड़ों में थी और लड़ने वाला सैकड़ों में हुआ करते थे। आम जनता नहीं लड़ती थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी की जब एंट्री होती है, गांधी जी जब आते हैं और सत्याग्रह शुरू करते हैं, असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं, तो उसमें आप देखें तो आम आदमी की सहभागिता बढ़ती जाती है। और जितना आम आदमी की सहभागिता बढ़ती है उतना ही अंग्रेजों पर दबाव पड़ता है, क्योंकि जब तक युद्ध में आम आदमी न शामिल हो, सेना या तो हार जाएगी या फिर थक जाएगी। विदेशी आक्रमणकारी लूटते थे, यहाँ लूटे वहाँ चले गए, उस रियासत को लूटे उस रियासत में चले गए। किंतु जब आम आदमी विरोध करना शुरू कर दिया, आम आदमी संगठित होना शुरू कर दिया और पूरे भारत में एक साथ जब विद्रोह शुरू हुआ
तब अंग्रेजों को लगने लगा कि नहीं, अब इस देश पर राज नहीं किया जा सकता है। फिर एक नियम बना कि भाई भारत को आज़ाद कर दो। एक तिथि पड़ी और जो अखंड भारत का निर्माण का जो सपना था उसे पूरा करने के लिए पूरे जो उस समय हमारे नेता थे, हमारे देशभक्त थे, वो लग गए। किंतु उसके बावजूद भी पाकिस्तान अलग हो गया और अखंड भारत कम से कम 2 खंडों में जरूर बंट गया। एक जो हमारा भारत है और दूसरा पाकिस्तान। तो कुल मिलाकर के हम यह कह सकते हैं कि हमारा भारत पहले भी खंडित था और आज भी 15 अगस्त 1947 को जिस दिन हमें आज़ादी मिली, कम से कम 2 खंडों में बंट गया, एक पाकिस्तान और दूसरा हमारा भारत। आज से हमको, आपको, हम सभी को यह प्रण लेना चाहिए कि अब अपने भारत को टूटने नहीं देंगे, खंडित नहीं होने देंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। जय हिंद।